जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस पिछले वर्ष किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं। साथ ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस बनते हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका जो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी का प्रयोग किया है। आपको बताना है कि किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी का प्रयोग किया है। कहने का मतलब ये है कि अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राजकुमार वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर आपका हरिऔध उपाध्याय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्या, चंद्रधर गुलेरी शर्मा। चंद्रधर गुलेरी शर्मा जी ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है। आपको बताना है उर्दू का उपसर्ग, उर्दू का उपसर्ग कौन सा है। अब देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप पहले इसका आंसर जान लेंगे, क्या, अल। अल जो शब्द है ये है आपका उर्दू का उपसर्ग। अब बात करें उर्दू के उपसर्ग की, तो उर्दू में लगभग 13 उपसर्ग माने जाते हैं। कितने? उर्दू के लगभग 13 उपसर्ग माने जाते हैं। और संस्कृत में कितने? उर्दू के लगभग 13 और संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। क्लियर। तो इसमें से कौन सा है आपका उर्दू का उपसर्ग, अल। और ये भर है जो भर क्या हो जाएगा, भर ये आपका अव्यय हो जाएगा, है ना। भर पेट ऐसे होते हैं ना अव्ययी भाव समास के, तो भर क्या हो जाएगा आपका अव्यय हो जाएगा। अन ये हिंदी भाषा का उपसर्ग है। अन किसका उपसर्ग है? हिंदी का है। और उप है आपका संस्कृत का। किसका? उप है आपका संस्कृत का। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा है। क्रोधी है, क्रुद्ध है, क्रोधित है या फिर क्रोध है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या, क्रोध। जो क्रोध शब्द है ये है आपका संज्ञा। और कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। क्रोध क्या होता है? क्रोध का एक भाव होता है ना। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो, क्या, किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो, तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब किसी पद की व्याख्या करनी होती है या फिर उसके बारे में हम लोग विस्तार से लिखते हैं, तो फिर वहाँ पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए, वहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं किस चिन्ह का? विवरण चिन्ह का। कौन सा? विवरण, है ना। जब व्याख्या करते हैं या फिर किसी के बारे में विस्तार से बताते हैं तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, क्या, ये ऑप्शन नंबर डी ये है आपका विवरण चिन्ह। क्लियर। इसके बाद ये है ऑप्शन नंबर 1 में है आपका अल्प विराम। ये क्या है आपका? अल्प विराम, है ना। ये क्या है आपका? ये है आपका विसर्ग, है ना। विसर्ग तो होता है ऐसे। और इसके बाद ये ऑप्शन बी है आपका समानता सूचक। कौन सा? समानता सूचक या फिर तुल्यता सूचक किसी को बोलते हैं। ऑप्शन डी है जो क्या? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब हम किसी चीज के बारे में विस्तार से कुछ लिखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। आपको बताना है कि परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है। तो देखिए आप, पहला है आपका, खेल का मैदान बहुत लंबा है। कैसा है? लंबा है। तो लंबा क्या है आपका? ये तो आपका परिमाणवाचक नहीं है, लंबा है आपका गुणवाचक। क्या? गुणवाचक, है ना। इसके बाद है आपका, रजनी अच्छी गायिका है। कैसी गायिका है? अच्छी है।
तो रजनी का ये गुण ही तो है कि वो अच्छी गायिका है ना। तो यहाँ भी आपका हो जाएगा गुणवाचक। इसके बाद है आपका मैं गर्मियों में काली कमीज नहीं पहनता हूँ। क्या? मैं गर्मियों में काली कमीज नहीं पहनता हूँ, बिल्कुल सही। तो काली क्या है यहाँ पर आपकी? काला भी क्या है? गुण है ना। काला भी आपका क्या है? गुण है, गुणवाचक। और देखिए गर्मियों में वैसे भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जो काला रंग होता है वो ऊष्मा को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो गर्मियों में क्या है कि काले कपड़े पहन के और ज़्यादा गर्मी लगती है ना। इसके बाद अगला है आपका इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्या? इस बार बहुत ओले पड़े, बहुत ओले। परिमाणवाचक का मतलब होता है जिसको नापा तौला जा सके। तो बहुत ओले है ना, यहाँ पर हो जाएगा बहुत ओले पड़े, मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक। बहुत ज़्यादा ओले गिरे हैं, लेकिन उनको नाप तौल तो सकते हैं, लेकिन बहुत पड़े हैं तो कोई गिनती नहीं है, इसलिए अनिश्चित हो जाएगा, लेकिन परिमाणवाचक। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन है आपके, इसमें से कौन सा शब्द जो है आपका देशज है। अब देखिए देशज शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ना चले। क्या? उत्पत्ति का पता ना चले उन्हें कहते हैं देशज शब्द। उत्पत्ति का पता ना चले। अब देख लीजिए खचाखच, गमला, बहादुर या फिर सृजन, है ना। तो क्या? खचाखच देशज शब्द हो जाएगा। खचाखच जैसे हम लोग कह देते हैं ना कि बस बहुत खचाखच भरी है। क्या? खचाखच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, खचाखच। अगला है आपका गमला। गमला किस भाषा का शब्द है? गमला है आपका, सभी को पता है कि पुर्तगाली भाषा का शब्द है ना। और बहादुर, बहादुर आपका ये बहादुर है आपका तुर्की भाषा का शब्द, है ना। और स्वजन, स्वजन आपका ये हो जाएगा तत्सम। क्या? तत्सम, है ना। क्लियर? तो खचाखच हो जाएगा आपका देशज शब्द। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित तद्भव तत्सम में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा तद्भव तत्सम का विकल्प अशुद्ध है। देखिए दुपट्टा, द्विपट, धुआं, धूम्र और तपसी, तपस्वी, है ना। इधर दोपहर, दोपहरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या? जो ये दोपहरी और दोपहरी है ये हो जाएगा आपका अशुद्ध। तद्भव और तत्सम का ये विकल्प हो जाएगा आपका अशुद्ध। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो विकल्प है जो असंगत है। पहला है आपका दीनानाथ। दीनानाथ मतलब दीन का नाथ, दीनों का नाथ। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, है ना। ये तो आपका सही है। क्या? ये आपका सही है। दीनानाथ। सर्वव्याप्त, सर्वव्याप्त मतलब सब में व्याप्त। क्या? सब में व्याप्त। तो यहाँ हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, है ना। इसके बाद है आपका मीनाक्षी, मीन पर अक्षी, यही हो जाएगा आपका गलत। क्या? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका मीनाक्षी यानी मीन पर अक्षी। यहाँ पर मीन पर अक्षी नहीं होगा, क्या होगा? मीन जैसी आँख या मीन जैसी अक्षी। मीन जैसी, मीन मतलब मछली, है ना। मीन जैसी अक्षी, मीन जैसी अक्षी वाली, है ना। इसके बाद है यथेच्छा यानी इच्छा के अनुसार। इसमें हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, है ना। अव्ययी भाव समास। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। आपको बताना है इसका कौन सा शब्द है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है। अब देख लीजिए द्वंद्व समास में क्या होता है आपका, या तो आपका विलोम शब्द होंगे, दोनों शब्द एक दूसरे के, है ना। विलोम शब्द का जोड़ा होगा या फिर रिश्तों का जोड़ा होगा जैसे भाई बहन, माता पिता, या फिर विलोम शब्द का जोड़ा होगा जैसे अमीर गरीब, अच्छा बुरा, है ना। और या फिर स्त्रीलिंग और पुरुष पुल्लिंग का जोड़ा होगा, है ना।
तो आप देख लेंगे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, भला मानस। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जो भला मानस है ये है आपका कर्मधारय समास का उदाहरण। किसका, कर्मधारय, मतलब भला है जो मानस, है ना। इसके बाद लेन देन हो जाएगा, लेन और देन, बोल चाल हो जाएगा, बोल और चाल, है ना। 43 तेना हो जाएगा आपका 40 + 3, 40 और 3, है ना, 40 और 3 43। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अर्थ के आधार पर आपके जो वाक्य होते हैं, वाक्य के भेद होते हैं, कितने होते हैं, वाक्य के भेद 8 होते हैं। कितने, अर्थ के आधार पर आपके वाक्य के भेद 8 होते हैं। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आज्ञार्थक वाक्य आपको बताना है। तो पहला है आपका, भारत एक महान देश है। जिस वाक्य को मतलब जो सत्यता है, जहाँ पर बात सत्यता बताई जाती है आपकी, जैसे भारत एक महान देश है ना, और सूर्य पूरब से निकलता है, जो ऐसे वाक्य होते हैं तो वो होते हैं आपके विधानवाचक। कैसे, तो ये हो जाएगा आपका विधानवाचक वाक्य। क्लियर। इसके बाद वह है अपना कार्य पूरा नहीं कर पाया। जहाँ पर नहीं का प्रयोग हो जाए तो वो वाक्य हो जाते हैं आपके निषेधवाचक वाक्य। कैसे, निषेधवाचक वाक्य। क्लियर। उसने सबको आमंत्रित किया होगा मतलब कन्फर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका संदेहवाचक, है ना, संदेह है कि किया होगा या नहीं किया होगा। इसके बाद है आपका, आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या, कि एक तरह से वो आज्ञा दे रहे हैं, है ना, एक तरह से कोई आज्ञा दे रहा है कि आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। क्लियर। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आपने इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो साथियों मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।